रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए झारखंड के भूगोल को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। टेस्ट जो लिया जा रहा है उसको आप लोग अधिक से अधिक अपेयर कीजिए, काफ़ी लाभ होगा उससे। सीजीएल के लिए भी लिया जा रहा है और जेपीएससी के लिए भी, और दोनों का कंबाइंड ही लाभ है। अलग अलग तो करना मुश्किल है जेपीएससी सीजीएल को, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो दोनों का लेवल लगभग एक ही रहने वाला है। ऐसा मत सोचिएगा कि सीजीएल का लेवल थोड़ा डाउन हो जाएगा और सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। पिछले वर्षों के 2-3 वर्षों के आप सीजीएल हो या पंचायत सचिव के क्वेश्चंस हो, उसको आप देख सकते हैं, तो ये गलतफहमी जो है आपके दूर हो जाएगी। तो झारखंड के भूगोल का जो आज पार्ट होने वाला है, झारखंड में सिंचाई, ये मुख्य परीक्षा के लिए भी आपका इम्पोर्टेंट है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है ही। इसका एक पार्ट मैं पहले ही कंप्लीट करा चुका हूँ जब नदी पढ़ा रहा था। तो जो भी सिंचाई परियोजनाएं हैं झारखंड की, उसको मैंने अच्छी तरह से मैप में समझा दिया था। उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक जो है आज आपको दे दिया जाएगा। अगर सिंचाई की बात करते हैं तो देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके प्रारंभिक परीक्षा में बनने वाले हैं। सिंचाई की अगर बात किया जाए झारखंड में, तो निश्चित रूप से बहुत ही बैड सिचुएशन है। 8.7% भाग पर भी सिंचाई की व्यवस्था है, जितना भी कृषि भूमि है। तो झारखंड की कृषि भूमि का अगर बात करते हैं तो यह लगभग, झारखंड में कृषि योग्य भूमि 29.7 लाख हेक्टेयर है। LH फॉर लाख हेक्टेयर, क्लियर। लेकिन कृषि कितना पर होता है झारखंड में? 18.5 लाख हेक्टेयर पर होता है। और सिंचित भूमि कितना है? सिंचित भूमि का अर्थ हुआ जो सिंचाई, ठीक है, 2 लाख हेक्टेयर है, क्लियर। यानी कि 9% से भी कम, लेस देन 9%, क्लियर। झारखंड के बारे में सिंचाई पढ़ने से पहले कुछ और जान लीजिए, इतना जानने से केवल नहीं होगा। LH फॉर लाख हेक्टेयर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। झारखंड के अगर कुल जल संसाधन का बात किया जाए तो 82.7% जो है आपका सतही जल है और 17.3% जो है भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर। अगर सिंचाई के क्षेत्र में अगर बात किया जाए, जितना भी सिंचाई होता है, ठीक है, तो मैक्सिमम पार्ट जो है आपका सतही जल से ही यूज होता है। लेकिन अनुपातिक दृष्टि से देखिएगा तो झारखंड जो है अपने भूमिगत जल का ज़्यादा दोहन कर रहा है। कैसे? ध्यान दीजिए, भूमिगत जल %42 जितना भी सिंचाई होता है 42% भूमिगत जल से होता है और सतही जल से जो होता है आपका 58%। आप देख रहे हैं सतही जल हमारे पास झारखंड में 82.7 83% अप्रोक्स है, लेकिन सिंचाई में हम केवल यूज कर पा रहे हैं 58%, क्योंकि जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं वो विवाद का शिकार बनी हुई हैं, पर्यावरणिक मुद्दों का, स्थानीय लोगों का विद्रोह का, जनजातियों का विद्रोह का, जिसके कारण हम जो है अपनी क्षमता का बहुत अच्छी तरह से यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण यह आपका डिफरेंस दिख रहा है। तो बचता है आपका भूमिगत जल। भूमिगत जल बहुत कम है झारखंड में, क्योंकि अपारगम में चट्टान है, बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर नलकूप वगैरह खोदना। फिर भी हम लोग 42% इसका यूज कर रहे हैं। तो क्या हाल हुआ है झारखंड का? जमशेदपुर, रांची, बोकारो जैसे बड़े बड़े शहरों में भूमिगत जल का लेवल जो है बहुत तीव्रता से नीचे जा रहा है, ठीक है। ये प्रारंभिक जानकारी था। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि जो सिंचाई परियोजनाएं होती हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं।
के प्रकार बृहद, मध्यम, लघु या सूक्ष्म। ठीक है, ये जो आपका होता है 10,000 हेक्टेयर से अगर ज़्यादा सिंचाई कर रहा है कोई भी सिंचाई परियोजना तो बृहद में आएगा। 2,000 हेक्टेयर से लेकर के 10,000 हेक्टेयर वाला जब है आपका तो मध्यम में आएगा, और ये 2,000 हेक्टेयर से कम वाला है। झारखंड में बृहद परियोजनाओं के संदर्भ में हमने काफ़ी बात किया है। ठीक है, जो कुछ आपका इम्पोर्टेंट है मैं नाम ले लेता हूँ, उसका तो लिंक मैं डालूंगा ही, आज फिर से दोबारा पढ़ा के उससे कोई लाभ नहीं है। ठीक है, वो मैप के साथ बताया गया है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा उस वीडियो को। तो उसमें आपका मंडल डैम है, 2019 में ही उद्घाटन हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर कोयल नदी पर। ठीक है, गढ़वा पलामू क्षेत्र में। उसके बाद आपका आता है इधर मयूराक्षी दुमका क्षेत्र में। नीचे आप आइए तो चाईबासा पश्चिम सिंहभूम क्षेत्र में कोयलकारो आता है, और पूर्वी सिंहभूम में स्वर्ण रेखा। ठीक है, चांडिल के आसपास। और आपका एक आता है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ये सब तो कुछ बड़ी बड़ी हैं। उसके अलावा जो है आपका अजय है, गुमानी है, पुनासी है, और हजारीबाग गिरिडीह में जो आपका है एक कोनार डैम परियोजना, इसे भी बृहद में आप शामिल कर सकते हैं। बाकी जो भी हैं लघु हैं या मध्यम हैं। ठीक है, तो इतना आप कंसेप्ट को रखिएगा। अब चलिए हम लोग आते हैं कि झारखंड में सिंचाई का क्या महत्व हो सकता है, इसकी आवश्यकता क्यों है। ठीक है, झारखंड जैसे राज्य में सिंचाई क्यों उपलब्ध होना चाहिए, उस पर हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर सिंचाई के साधनों पर बात करेंगे। महत्व क्या है? आप लोगों ने जो ज्योग्राफी पढ़ा होगा उनके लिए तो बहुत समस्या नहीं, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो वास्तव में समस्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, आपके जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए भी, प्रारंभिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है ही, सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट है ही, यहाँ तक कि आपके इंटरव्यू में भी यहाँ के कंसेप्ट से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए जो मैं कंसेप्ट देता हूँ किसी भी क्लास में उसको अच्छी तरह से समझिए। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्यों ज़रूरी है। तो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कृषि है झारखंड का पूरी तरह से मानसून पर आधारित है। ठीक है, मानसूनी कृषि कहा जाता है, मानसून के साथ जुआ कहा जाता है झारखंड की कृषि को, क्योंकि अगर मानसून अच्छा रहा तो ठीक ठाक रहेगा आपका उत्पादन उत्पादकता, और मानसून अगर खराब रहा तो उत्पादन उत्पादकता जो है आपका खराब रहेगा। इसलिए मानसून के साथ जुआ कहा जाता है। तो मानसून पर अगर आपका इफेक्ट जो डिपेंड है हमारा कृषि, झारखंड का कृषि, तो सिंचाई की क्यों ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए ज़रूरत है क्योंकि मानसून कभी पहले आ जा सकता है, होता है ऐसा। ठीक है, कभी बाद में आ सकता है। ठीक है, कभी आया भी तो अल नीनो वगैरह का प्रभाव, अल नीनो को हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ये जो है आपका दक्षिण अमेरिका के जो आपके वेस्ट कोस्ट से रिलेटेड एक समुद्री धारा है अल नीनो, अगर वो उत्पन्न होगी और 4-5 साल में एक बार उत्पन्न होता है तो भारत में जो है मानसून को बर्बाद होकर के रख देता है। ठीक है, यहाँ शुष्कता आ ही जाता है। ठीक है, तो अल नीनो के कारण कभी वर्षा ही नहीं हुआ। एक विशेष परिस्थिति पर बात करते हैं, उसको अच्छी तरह समझिए। ठीक है, ये तो आप लिख देंगे कभी पहले आ गया कभी बाद में आ गया, अल नीनो के कारण वर्षा ही नहीं हुआ। ये 3 परिस्थिति हुआ। एक परिस्थिति पर हम लोग बात करते हैं कि मानसून जो है पूरी तरह से सामान्य है, तब क्या होगा। ठीक है, तब क्या कृषि बहुत अच्छा हो जाएगा झारखंड का? तब भी नहीं होता है। ठीक है, उस स्थिति में भी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि आपको जब झारखंड का वर्षा बताया जा रहा था, ठीक है, तब क्लियरली मैंने बताया था, क्लियर, ये क्लियरली आपको बताया गया था
कि ये सब क्षेत्र जो है आपका सूखा क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, इधर भी बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होता है, ये जगह काफ़ी वर्षा होता है पाट प्रदेश में। यहाँ जहाँ 180 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है, वहीं यहाँ 120 सेंटीमीटर से भी कम होता है। इस सब रीजन में 120 से 130 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है, चाहे आपका हजारीबाग हो, चतरा हो, या आपका गिरिडीह हो, कोडरमा हो। ठीक है, इस सब क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होता है, इस सब क्षेत्र में ठीक ठाक वर्षा होता है। तो वर्षा का जो है आपका असमान वितरण, कहीं जो है वर्षा 160 सेंटीमीटर हो जा रहा है तो कहीं 120 सेंटीमीटर भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसके कारण भी खेती जो है प्रभावित होता है। अगर सिंचाई रहता तो ऐसा नहीं होता। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। इस पॉइंट को मैंने डील अच्छी तरह से कर दिया है, आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग वार्षिक वितरण पर बात करते हैं। सिंचाई क्यों जरूरी है? क्योंकि वर्षा तो होता है तो 4 महीना होगा ना, 4 महीना से ज़्यादा तो वर्षा आपका होगा नहीं, बहुत ज़्यादा होगा तो 4 महीना, भगवान ज़्यादा प्रसन्न रहे तो। ठीक है, अन्यथा 2-3 महीना में भी लट जाता है। तो मैक्सिमम आपको 4 महीना मिल सकता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक। ठीक है, बाकी समय में तो वर्षा होता नहीं है या बहुत कम होता है। तो मौसमी वितरण को आपको बताना होगा वहाँ पर कि क्यों सिंचाई की आवश्यकता है झारखंड में, तो मौसमी वितरण को भी दिखाना होगा। मानसून के अलावा जो है आपको मौसमी वितरण को भी दिखाना होगा। इसमें आप क्या दिखाएंगे? शीत ऋतु से हम लोग शुरू करते हैं। शीत ऋतु में जो झारखंड में 3% वर्षा होती है। शीत ऋतु के बाद फिर आपका क्या आता है? ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं आप मानसून पूर्व ऋतु। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु को मानसून पूर्व ऋतु भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जो आपका होता है 3% के बाद आपका लगभग 10% वर्षा जो हो जाता है। अब मानसून आइए या वर्षा ऋतु आ जाइए। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम आपका वर्षा हो जाता है। अब आइए मानसून के बाद, जिसको शरद ऋतु भी बोलते हैं, यानी कि जस्ट सितंबर पार होता है तो अक्टूबर नवंबर का महीना जो चक्रवात के प्रभाव में साउथ झारखंड, विशेष रूप पूरा झारखंड ही रख लीजिए, लेकिन साउथ झारखंड थोड़े ज़्यादा प्रभाव में रहता है। यही कारण है कि वर्षा जो होता है शरद ऋतु में। शरद ऋतु मीन्स हुआ वर्षा ऋतु और शीत ऋतु का बीच का काल, अक्टूबर नवंबर। यहाँ पर 13% वर्षा हो जाता है। तो दूसरा सबसे बड़ा वर्षा वाला ये ऋतु है शरद ऋतु झारखंड में। ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्षा मानसून। थर्ड में आपका है ग्रीष्म, जो अभी आपका चक्रवात आता है। ग्रीष्म जो आपका अप्रैल मई में भी चक्रवात झारखंड में आता है और अक्टूबर नवंबर में भी आता है। 2 बार बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उठता है साल में, और उसका प्रभाव जो है साउथ झारखंड पर और ईस्ट जो आपका फ्रंटियर इलाका है झारखंड का, उस पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो वर्षा अच्छी खासी हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर 10% आपको मिलता है उन्हीं चक्रवातों के कारण, और यहाँ पर 13%। यहाँ पर नॉर्वेस्टर को भी आप शामिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वर्षा पूरे वर्ष में असमान रूप से वितरित है। तो अगर आपको बहुफसली कृषि प्राप्त करनी है, बहुत सारे कृषि प्राप्त करनी है, तो निश्चित रूप से आपको सिंचाई की जरूरत पड़ेगी। अगला नंबर जो है फसल सघनता। झारखंड की फसल सघनता जो है 114.5% है। इसका अर्थ सीधा सा समझ लीजिए कि आप 100 इसमें माइनस कीजिए, बताया था पिछले क्लास में मैंने, यानी कि 14.5% जमीन ही ऐसा है, भूमि ही, कृषि भूमि ही ऐसा है जहाँ पर जो हम लोग 2 या 2 से अधिक बार फसल लगाते हैं। बाकी जितना भी ज़मीन है
वो सारा का सारा एक फसली है 86% लगभग, ठीक है। इसलिए हमारा जितना ज़मीन पर हम लोग डबल फसल लगाते हैं उसको 100 में जोड़ दीजिए तो फसल सघनता निकल जाएगा। जबकि हम लोग अगर जो कृषि प्रदेश हैं, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या आपका हरियाणा पंजाब हो, तो वहाँ पर 180 से 190% तक जो है फसल का जो है आपका सघनता पाया जाता है, ठीक है। तो जो बहुफसली जब तक आप लोग नहीं करेंगे तब तक कृषि का उत्पादन उत्पादकता नहीं बढ़ेगा, और इसके लिए जरूरी होगा सिंचाई का होना। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता के लिए भी सिंचाई का जरूरत होगा अगर आपको खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। अगर झारखंड जब निर्माण हुआ था 2000 ईस्वी में, तो उस समय सिचुएशन यह था कि पूरे झारखंड को 40 लाख टन खाद्यान्न की ज़रूरत थी। उत्पादन कितना होता था? 23 लाख टन, ठीक जो है आपका 50%। उसी तरीके से फल की आवश्यकता झारखंड को रहती है 10.5 लाख टन, ठीक है, हर साल, ईयरली का बात हो रहा है। 10.5 लाख टन उत्पादन हम कर पाते हैं 3.5 लाख टन। सब्जी का जो अगर बात किया जाए तो ठीक ठाक है पोजीशन इसमें। सब्जी में 23 लाख टन की आवश्यकता है, 20 लाख टन जो है हम लोग उत्पादन कर लेते हैं। कहाँ कहाँ सब्जी उत्पादन होता है? कृषि प्रदेश, मैंने पिछली बार पढ़ाया था इससे जस्ट पहले, वहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये आत्मनिर्भरता कैसे प्राप्त होगा? तो सिंचाई की सुविधा जो है हमको किसानों को देनी होगी, ठीक है। उसी सिचुएशन में हम लोग आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकते हैं। 4 नंबर हो गया। 5 नंबर आइए। जल नियमित अंतराल। अनेक ऐसे फसल होते हैं जिसमें सिंचाई की आवश्यकता एक नियमित अंतराल में ज़रूरत पड़ती है। उसमें आप धान भी ले सकते हैं, गेहूं भी ले सकते हैं, इसके अलावा लहसुन, प्याज, आलू, ठीक है, मिर्च, सब्जियां कई तरह की, ठीक है। अगर वहाँ पर आपको समय समय पर अगर सिंचाई नहीं करते हैं तो फसल मर जाएगा, ठीक है। और वर्षा तो आपके वो फसल के अनुसार नहीं आएगा ना, कि ठीक है 15 दिन बाद पानी को यहाँ पर देना है इस फसल को, तो 15 दिन बाद वर्षा हो जाएगा। फिर 20 दिन बाद देना है तो 20 दिन बाद हो जाएगा। इंद्र भगवान तो आपके कंट्रोल में है नहीं किस टाइप का कुछ होगा। यानी कि इसके लिए आपको एक ही रास्ता बचता है कि आप सिंचाई का व्यवस्था कर लीजिए, और कोई चारा नहीं है, ठीक है। इसलिए नियमित अंतराल पर बहुत सारे फसलों को जो सिंचाई की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, उसके लिए भी सिंचाई जो है आवश्यक है। झारखंड की मिट्टी पर हम लोग आते हैं। लाल मिट्टी, लगभग 90% क्षेत्र में झारखंड में आर्कियन चट्टान का फैलाव है। जहाँ जहाँ आर्कियन चट्टान है वहाँ वहाँ लाल मिट्टी है, ठीक है। अब लाल मिट्टी है तो उसके बारे में तो मैंने बताया ही था कि बहुत ज़्यादा उर्वर नहीं होता, इसमें दोन और टाण, ठीक है। दोन जो होता है निम्न भूमि होता है, टाण जो होता है उच्च भूमि होता है। दोन और टाण होते हैं, दोन ठीक ठाक थोड़ा उपजाऊ होता है, टाण जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता है। आप घर के आसपास सब्जी वगैरह दलहन तिलहन उसमें कर सकते हैं, लेकिन धान जो होता है दोन भूमि में होता है। दोन का भी 3 टाइप होता है, दोन 1, दोन 2, दो 3, दोन 3। टाण का भी 3 टाइप होता है, टाण 1, टाण 2, टाण 3, ठीक है। अब जैसे जैसे नंबरिंग आपका बढ़ रहा है उसका उर्वरता भी जो है घटता है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों में। दोनों एक जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, टाण एक सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, घर के समीप होता है। तो यहाँ पर अगर आपका लाल मिट्टी है तो उसका जल धारण क्षमता कम होता है, उर्वरता शक्ति कम होती है, यही बताना मेरा उद्देश्य था। लेकिन यह देखा गया है कि अगर लाल मिट्टी में भी उर्वरता क्षमता कम होते हुए भी सिंचाई की सुविधा आप दे दीजिए तो निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन और उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं। उत्पादन उत्पादकता में अंतर मैंने अच्छी तरह समझा दिया है, पिछले वीडियो देख लीजिएगा। उत्पादन और उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं सिंचाई के बल पर। अब बहुफसली व्यवस्था प्राप्त कर सकते हैं जिससे फसल सघनता जो है बढ़ सकती है। जो 114.5% है वो ज़्यादा हो सकता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? यानी कि सिंचाई की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि हमारे झारखंड में जलोढ़ मिट्टी बिहार यूपी की तरह नहीं पाया जाता है, ठीक है। लाल मिट्टी का फैलाव है, वहाँ आप सिंचाई की व्यवस्था नहीं करेंगे तो धान के अलावा कुछ भी विचार फिर मत कीजिए
और मानसून जब आएगा तब, ठीक है, वो भी मानसून नहीं रहेगा तो धान भी नहीं होगा। तो मिट्टी एक समस्या है। चारा फसल, झारखंड में पूरे भारत के कुल पशु संसाधन का 3.7% पशु संसाधन मिलते हैं। अब पशु हैं तो वो भी तो कुछ खाएंगे ना, तो उनके लिए भी चारा का व्यवस्था आपको करना ही होगा, अन्यथा पशु रखिएगा तो फिर आपके फसल को नुकसान करेंगे या फिर मार दीजिए, ठीक है। लेकिन पशु, सारे पशु को मार दीजिएगा तो फिर आप ही का नुकसान है, ठीक है, तो संभव है नहीं। तो बेहतर है चारा की व्यवस्था कर ली जाए। तो चारा भी ऐसे ही नहीं होगा, आप चाहते हैं चारा भी लगाएं, आप चाहते हैं कि कम क्षेत्र भी यूज करें, तो इस सारा सिचुएशन तब भी उत्पन्न हो सकता है जब आप सघनता बढ़ाइए चारा फसल के भी, ठीक है, कम क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादन, ठीक है। उसके लिए ज़रूरत पड़ेगा सिंचाई का, उसके लिए भी आवश्यक है सिंचाई इनके भोजन के लिए, ठीक है। नकदी फसल, झारखंड में 18.5 लाख हेक्टेयर, ठीक है, जमीन पर वर्तमान में कृषि होती है, जिसमें से लगभग खाद्यान्न होता है 2 लाख हेक्टेयर पर। क्या होता है? नकदी फसल। नकदी फसल, नकदी फसल का अर्थ होता है जिसे आप सीधे बाजार में बेचने के लिए उपजाते हैं, खाने के लिए नहीं उपजाते हैं, पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। जैसे गन्ना हुआ, जूट हुआ, ठीक है, कॉफ़ी हुआ, चाय हुआ, सारा का सारा ये सब जो है नकदी फसल में आता है, कमर्शियल क्रॉप्स में चला जाएगा, ठीक है। तो नकदी फसल के लिए आपको गन्ना ही है, कुछ क्षेत्रों में झारखंड में गन्ना होता है, उसमें तो भरपूर वाटर चाहिए। जूट है, ठीक है, उसके लिए भरपूर वाटर चाहिए। आप मानसून के सहारे नकदी फसल को तो आप उपजा नहीं सकते हैं। यही कारण है झारखंड में बहुत कम एरिया में जो है नकदी फसल होता है। यहाँ डोमिनेंस क्या का है? तो आपका खाद्यान्न फसलों का है, क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था नहीं। सिंचाई की व्यवस्था अगर होती तो नकदी फसल होता और इसके अच्छे मूल्य जो है झारखंड के किसानों को प्राप्त होते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति जो है काफ़ी सुधार होती। अब आइए अगले सेक्शन में आते हैं, सूखा ग्रस्त क्षेत्र। झारखंड में कई इलाके न सिर्फ झारखंड के सूखे ग्रस्त क्षेत्र में आते हैं, बल्कि पूरे भारत के सूखे ग्रस्त क्षेत्रों में उन्हें शामिल किया जाता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ये जो इलाका है आपका झारखंड का, ये जो सेक्शन है, ठीक है, ये सब जो है आपका अत्यंत सूखा का क्षेत्र है, ठीक है। गढ़वा, पलामू, लातेहार का नॉर्थ पार्ट, चतरा, ठीक है, हजारीबाग, गिरिडीह का नॉर्थ पार्ट, ये सब जो है आपका सूखा क्षेत्र में आता है। पलामू, गढ़वा तो पूरे भारत का सूखा क्षेत्र में आता है। इतना कम वहाँ पर वर्षा, 120 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होता है पूरे साल में। तो वहाँ पर कृषि के आप क्या आशा रखेंगे अगर मानसून पर आप निर्भर रहेंगे तो? लेकिन सिंचाई अगर होगा तो ये सूखाग्रस्त क्षेत्र भी कृषि की दृष्टि से संपन्न बन सकता है। पंजाब हरियाणा का ही देखिए, बंगाल की खाड़ी की शाखा पहुँचते पहुँचते सारा आर्द्रता अपना खो बैठती है, वहाँ वर्षा वो भी नहीं करती है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश में। अब रहा बात इधर का आपका शाखा, अरब की खाड़ी का शाखा, वो भी राजस्थान पहुँचते पहुँचते इतना वर्षा कर देता है वो आपका नीचे बम्बे में, कोंकण तट पर, ठीक है, गुजरात में, कि वहाँ तक कुछ बचता ही ना। ये शाखा, दोनों शाखा वहाँ जाकर के मिल रहा है दिल्ली के आसपास, ठीक है, अम्बाला के पास। लेकिन दोनों शाखा, जो बंगाल की खाड़ी की शाखा हो या अरब की खाड़ी की शाखा हो, दोनों शाखाओं का जो है आर्द्रता जो है लगभग समाप्त हो जाता है, वर्षा नहीं होता, सब शुष्क क्षेत्र है। पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का कुछ पार्ट जहाँ इंदिरा गांधी कनाल है। लेकिन देखिए विडम्बना के वो सबसे विकसित कृषि प्रदेश हैं भारत के, ठीक है,
थोड़ा सा उल्टा नहीं लगता है आपको? आश्चर्य आश्चर्य का बात है ना। ये बल किसके बल पर है? ये पूरी तरह से सिंचाई के बल पर है। तो हमारा ये क्षेत्र क्यों नहीं डेवलप हो सकता है? ठीक है, ये भी डेवलप हो सकता है। तो यहाँ पर भी सिंचाई का व्यवस्था करना होगा। उसी के तहत एक प्रयास किया गया है, जो आपका मंडल डैम, देखिए वो कितना प्रभावित सिद्ध हो पाता है झारखंड के लिए। ठीक है, अब आगे आते हैं। नदी जहाँ तक झारखंड की नदियों का बात है तो सदाबहार नहीं है, ये मौसमी नदियाँ हैं, पहाड़ी नदियाँ हैं। और जब वर्षा होता है इसमें जल आते हैं, और जल जो है इतना ढालयुक्त यहाँ ज़मीन है, उबड़ खाबड़ जो ऊंचा वक्ष है, ये फटाफट जो है जल का प्रवाह जो है हो जाता है, जो बड़ी नदी मिलकर समुद्र को चले जाते हैं। लेकिन अगर सिंचाई की व्यवस्था आप करते हैं, ठीक है, मैं बड़े बांधों की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी जहाँ तक लगता है, मुझे भी उचित नहीं लगता है कि झारखंड में वृहद परियोजनाएँ, सिंचाई परियोजनाएँ यहाँ पर एप्लीकेबल हों। ठीक है, क्योंकि कोई भी सिंचाई परियोजना अगर वृहद रूप से यहाँ बनाया जाएगा तो जो भी जिसका जो छोटा सा राज्य है ना, पहाड़ी क्षेत्र है मैक्सिमम, तो यहाँ का पानी बस यहाँ पर बंधाएगा, बांध बनेगा और यूज तो करेंगे पड़ोसी राज्य ही, चाहे यूपी हो या उड़ीसा हो, बंगाल हो, बिहार हो। झारखंड को तो लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ से बेस्ट आपका है कि यहाँ पर छोटी छोटी चेक डैम का निर्माण हो, और नदियाँ जितनी भी हैं, छोटी छोटी नदियाँ हैं, पानी उसमें अच्छा खासा आ जाता है बरसात में। ठीक है, आप गांव घर में अपना कहीं भी होंगे, आप छोटी छोटी नदियों में देखिएगा, जो आपका जब वर्षा का सीजन होता है तो अच्छा खासा उसमें पानी होता है। अगर उसको बांध दिया जाए तो जब वर्षा का सीजन पार हो जाएगा तो छोटे छोटे डैम से, चलिए 4 गांव ही हमारा सिंचाई होगा, लेकिन नदी में जब आप छोटा बांध बनाएंगे तो ज़्यादा क्षेत्र जो है फिर नहीं लेगा कि जो है आपका 50-100 गाँव डूब गया, इस टाइप का कुछ नहीं होगा। तो इस समय लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी और उनकी सिंचाई की व्यवस्था भी हो जाएगी। छोटा मोटा फिर जो है पन बिजली परियोजना भी वहाँ चल सकता है, तो आसपास के गांव को 10, अगर मान लीजिए कि 3-4 मेगावाट भी हो जाता है उत्पादन बिजली का, और सिंचाई क्षेत्र जो है 2-3 हज़ार हेक्टेयर में भी हो जाता है, 1000 हेक्टेयर में ही हो जाए, ठीक है, तो भी आसपास के 8-10 गाँव को सिंचाई मिलेगा, आसपास के गाँव को बिजली मिलेगा, मत्स्य पालन थोड़ा बहुत हो जाएगा, सारा लाभ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर छोटा छोटा डैम जो है जरूरी है, इस पर चर्चा थोड़ी देर में करते हैं। तो नदियों का जल का प्रयोग भी सिंचाई के कारण हो सकता है। अगर आप सिंचाई की व्यवस्था को बढ़ाना चाहते हैं तो झारखंड की छोटी छोटी नदियों के जल का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए भी सिंचाई आवश्यक है। अब चलिए बात करते हैं झारखंड में सिंचाई के साधन की। झारखंड में सिंचाई के साधन की अगर बात किया जाए तो कुआं, नलकूप, तालाब, नहर, जो सिंचाई के साधन हैं ये चारों हैं झारखंड में, लेकिन यूज पर निर्भर करता है कि कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम है। तो ये आपका प्रारंभिक परीक्षा में एक क्रम बनाने को भी आ सकता है कि किस साधन से झारखंड में सबसे अधिक होता है और किस साधन से सबसे कम होता है, या चारों का क्रम क्रोनो भी दे सकता है। तो ये जो है आपका फर्स्ट पोजीशन में आता है, और ये जो है सेकेंड पोजीशन में आता है, थर्ड, और नलकूप जो है 4th पोजीशन में आता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कंसेप्ट ये है कि झारखंड का, फिर हम लोग पहुँच रहे हैं वहीं पर भूगर्भिक संरचना में। ठीक है,
भूगर्भिक संरचना, चाहे भारत का भूगोल पढ़ें या आप झारखंड का भूगोल पढ़ें, भूगर्भिक संरचना को ज़बरदस्त तरीके से कंप्लीट कीजिएगा। वो आधार बन जाएगा आपके पूरे भूगोल का। फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में भी हेल्प करेगा, क्योंकि हम लोग तो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी अब झारखंड में इन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए भूगर्भिक संरचना, नदियाँ, सब फिजिकल सेक्शन तो आ ही रहा है। तो वहाँ पर आप देखे थे कि यहाँ पर का चट्टान जो है आर्कियन है, ठीक है, और ये अपारगम्य होते हैं, बहुत आसानी से जो है वो जल को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं, ठीक है, जिसके कारण आपका जो है नलकूप मुश्किल है, आप बोरिंग करने में आपको समस्या आएगी, है ना, पहला। और दूसरा, अगर आप बात करते हैं, नलकूप तो काफ़ी गहराई तक बोरिंग होता है ना, सैकड़ों फीट होता है, इसके कारण इसमें समस्या आएगी झारखंड के क्षेत्र में अगर बात किया जाए। और दूसरा समस्या इसके साथ उत्पन्न होता है, ठीक है, अपारगम्य चट्टान के साथ साथ झारखंड की ज़मीन जो है उबड़ खाबड़ है, उच्चावच बहुत ही विषम है, ठीक है, और यहाँ की नदियों में हम लोग आते हैं, नदियाँ जो हैं मौसमी हैं, सदाबहार नहीं हैं। यहाँ की मिट्टी में हम लोग आते हैं, वो भी पढ़ा चुके हैं। यहाँ की मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी का प्रसार जो आप देखें कि साहिबगंज पाकुड़ में थोड़ा सा है, थोड़ा सा नीचे आपका बहरागोड़ा में थोड़ा मिल जाता है, थोड़ा गढ़वा में मिल जाता है, इस टाइप से कुछ सीमित क्षेत्रों में है, ठीक है, झारखंड का मिट्टी में पढ़ाया था। तो उससे मिट्टी में जो है नहर जो है आपका, नहर का सिंचाई संभव होता है। ये आपका चट्टानी मिट्टी में नहर खोदने को भी कोई रेडी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लंबा समय लग जाएगा, कोई लाभ भी नहीं है। अगर खोद भी लिए थोड़ा दूर तो फिर अचानक जो है गड्ढा आ जाएगा, फिर अचानक कहीं ऊंचा पहाड़ टाइप का आ जाएगा। तो ये सब बिहार यूपी जैसा क्षेत्र में, पंजाब हरियाणा क्षेत्र में ही नहर सिंचाई जो है अप्लीकेबल हो सकता है, यहाँ नहीं, ठीक है। इसलिए ये दोनों जो है आपका बहुत दिक्कत है, नलकूप और नहर। रहा बात कुआं और तालाब का, तो इसके लिए बहुत ही आपका पॉजिटिव यहाँ पर सिचुएशन है, ज्योग्राफिकल कंडीशन, इसलिए क्योंकि कुआं तो बहुत गहरा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ जल स्तर ठीक ठाक है, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, अगर घना जंगल है तो वाटर लेवल जो है आपका बहुत अच्छा रहेगा। ये हमेशा मानिए ऊंचा हो या नीचा, उससे मतलब नहीं रहता है वाटर लेवल को। अगर जंगल घना है, पानी को वहाँ पर किसी भी विधि से रोका जा रहा, ठीक है। इजराइल ने ही देखे जल संरक्षण प्रणाली को अपना करके वाटर लेवल को काफ़ी हाई किया है। भारत भी अगर अपनाता है तो ऊंचाई से मतलब नहीं होता है वाटर लेवल को, ऊंचा हो या नीचा हो। अगर आपने जल संग्रहण की हर विधि को अपनाकर, चाहे कृत्रिम हो या प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक में पौधारोपण, वृक्षारोपण वगैरह हुआ, घास रोपण, ठीक है, और जो कृत्रिम है आप अपने छत पर भी पानी को जमा करके कहीं पर गड्ढा करके उसको वहीं पर सूखने दे रहे हैं, बहने नहीं दे रहे हैं पानी को, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जो है आपका उससे क्षेत्रों में जहाँ पर वाटर लेवल हाई है, कुआं आराम से खुदा जाता है। बहुत सारे झारखंड में क्षेत्र हैं जहाँ कुआं से अच्छी खासी कृषि होती है। आप अपने गांव घर में भी देखते होंगे, झारखंड में जो है कुआं बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और तालाब के लिए बड़े बड़े अब डैम के लिए तो प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, क्योंकि विरोध वगैरह होता है, लेकिन तालाब और छोटा रूप उसका है डोभा, ठीक है। इस पर जो है झारखंड सरकार काफ़ी ध्यान देती है झारखंड में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तालाब अच्छी तरह से बन जाता है, आसपास बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, कहीं ना कहीं से जो आपका चारों ओर एक तटबंध टाइप का अपने आप मिल जाता है, सब प्राकृतिक स्थिति। कहीं पर भी गड्ढा है वहाँ पे पानी को जमा लिया थोड़ा बहुत बांध के, ठीक है, हर तरफ बांधना भी नहीं पड़ता है यहाँ पर, ऐसा थोड़ा सा ज़मीन के कारण ऊंचावच जैसा है, तो तालाब भी आपका अच्छा खासा बन सकता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग एक एक करके थोड़ा थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। चलिए झारखंड का एक मैप बना लीजिए।
ये झारखंड का मैप हो गया। अब एक एक करके हम लोग स्टडी करते हैं। चलिए कुआं वाले को देख लेते हैं पहले। कुआं का अगर देखिए तो गुमला जो आपका है ये सबसे फर्स्ट है कुआं में, ठीक है। 87 जितना भी वहां पर सिंचित भूमि है उसका 87% भाग जो है कुआं से ही कृषि होता है गुमला में, ठीक है। गुमला के अलावा अगर आप देखें तो हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, सिंहभूम क्षेत्र, चाईबासा, ठीक है, गोड्डा, दुमका, क्लियर। ये सब जो आपका है कुआं का क्षेत्र है। और सबसे टॉप जो आपका है 87% भाग पर कुआं से खेती होता है गुमला में, ठीक है। ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है फैक्ट, इसको ध्यान रखिएगा। और अगर ये यहाँ पर इस सारे क्षेत्रों में आपका जो है सबसे कम चाईबासा में है 17.5%। जितना भी सिंचित क्षेत्र है चाईबासा का, पश्चिम सिंहभूम का, उसका 17.5% जो है कुआं से होता है। अब बाकी जो जिले हैं वहाँ पर कुआं का जो है आपको आंकड़ों में नहीं रखना है क्योंकि बहुत कम है, नहीं के बराबर है, ठीक है। अब चलिए आते हैं हम लोग 2 नंबर में, नलकूप। 8.4% जितना भी सिंचित भूमि है झारखंड का, ठीक है, उसका 8.4% भाग पर नलकूप से जो है सिंचाई होता है। अगर इसका टॉप देखिएगा तो लोहरदग्गा है, ये है 32.5%। जितना भी लोहरदग्गा में सिंचित भूमि है उसका 32.5% पर जो है आपका सिंचाई होता है नलकूप से। इसके अलावा लोहरदग्गा के अलावा अगर आप देखते हैं तो वही गिरिडीह, हजारीबाग, ठीक है, लोहरदग्गा जो है आपका नलकूप में टॉप है, क्लियर। उसके अलावा हजारीबाग, गिरिडीह ये आपका नलकूप में भी है, ठीक है। गोड्डा भी नलकूप में है, ठीक है, कुआं में भी था। साहेबगंज है, इधर पूर्वी सिंहभूम है नलकूप में, तो जो आपका टॉप है वो है आपका लोहरदग्गा नलकूप में। अब आइए तालाब सिंचाई। तालाब सिंचाई से जो है झारखंड का जितना भी सिंचित क्षेत्र है उसका 18.8% भाग में सिंचाई होता है। अगर टॉप जिला का बात किया जाए तो देवघर, वहाँ गुमला आया है, एक लोहरदग्गा आया है, यहाँ देवघर है 49%। जितना भी सिंचित क्षेत्र है देवघर का उसका 49% जो है आपका तालाब सिंचाई से होता है, ठीक है। अगर देवघर के अलावा और कुछ जिलों की बात किया जाए तो दुमका, फिर वही हजारीबाग, गिरिडीह इसमें भी आएगा, क्लियर। दुमका, हजारीबाग, गिरिडीह, सिंहभूम, चाईबासा क्षेत्र, ठीक है। इन क्षेत्रों में भी जो है तालाब से सिंचाई होती है। हर तालाब के लिए मैंने बता ही दिया, यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं। लास्ट आइए नहर सिंचाई। यहाँ विकास हो रहा है नहरों का, लगभग 17% जितना भी यहाँ पर सिंचित क्षेत्र है झारखंड में, ठीक है, 2 लाख हेक्टेयर के आसपास, तो उसका 17% जो है आपका नहर सिंचाई से होता है। और नहर सिंचाई में टॉप है साहेबगंज, इसके अलावा पाकुड़, जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र है, देखिए साहेबगंज, पाकुड़ है ना, इधर हो गया गढ़वा, पलामू,
थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है, बहरागोड़ा क्षेत्र में स्वर्ण रेखा का घाटी बहुत चौड़ा हो जाता है ना। थोड़ा सा चाईबासा क्षेत्र में भी कुछ नहर पाए जाते हैं, पूर्वी सिंहभूम पश्चिम, यानी कि कोल्हान क्षेत्र आप बोल सकते हैं। तो ये था आपका अलग अलग परसेंटेज। अब थोड़ा सा एक साथ समझ लीजिए, चारों को कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कुआं 29.5%, नलकूप 8.4%, तालाब 18.8% और नहर 17%। ठीक है, तो इस ढंग से जो है आपका इन साधनों से आपका सिंचाई होता है। बाकी छोटे मोटे और साधन हैं, ठीक है, सिंचाई के। इनके अलावा भी जो रेस्ट सेक्शन को, जो आप रेस्ट जो भी बचते हैं उसकी सिंचाई होती है उन साधनों से, ठीक है। जैसे आपका डोभा हुआ, छोटा तालाब हुआ, ठीक है, या स्थानीय स्तर पर जो व्यवस्थाएं होती हैं, तो मैं उससे भी अच्छा खासा सिंचाई जो है झारखंड में होता है, ठीक है। जो भी जितना आपका बचा हुआ है परसेंटेज। तो इस ढंग से ये आपका था झारखंड में सिंचाई, ठीक है। अब सिंचाई की व्यवस्था पर अगर बात किया जाए तो इसका प्रबंधन कैसे करना होगा, सिंचाई की सुविधा कैसे उपलब्ध कराया जाए झारखंड में। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जरूरी है आपके लिए कि जो बृहद परियोजनाओं की जगह यहाँ पर छोटे छोटे चेक डैम और लिफ्ट इरिगेशन की व्यवस्था हो और जल संरक्षण की व्यवस्था हो। ग्राउंड वाटर लेवल जो है आपका जो है आप पाए, इस तरीके से कुछ जल संरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आप लिफ्ट इरिगेशन करते हैं तो विद्युत आपूर्ति ग्रामों तक पहुंचानी होगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जो है उच्चावच है। अगर कोई गांव ऊंचा पर है, पानी का स्रोत नीचे है, तो वहाँ पर लिफ्ट इरिगेशन से उस गांव तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता होगी। क्लियर। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि क्या बृहद परियोजनाओं को छोड़ा जा सकता है। तो बृहद परियोजनाएं जो शुरू हो गई है उसको तो छोड़ा नहीं जा सकता है, काफ़ी इन्वेस्ट हो गए हैं। इसलिए बेहतर होगा कि कोई भी नई बृहद परियोजनाएं स्वीकृति सरकार द्वारा नहीं दिया जाए, उसकी जगह जो पुरानी बृहद परियोजनाएं हैं उसको पूर्ण कराने का प्रयास किया जाए और भविष्य में छोटी छोटी परियोजनाओं पर वर्क किया जाए। तो इससे सिंचाई सुविधा झारखंड को मिल सकती है। तो ये था क्लास आपका सिंचाई, झारखंड में सिंचाई। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं।